अमेरिका छोड़ रहा है और यूरोप अपने डर के साथ अकेला रह गया है। नाटो तेजी से फट रहा है, सुरक्षा एक वस्तु बन रही है और परिचित विश्व व्यवस्था हमारी आंखों के सामने टूट रही है। इस खेल में विजेता कौन होगा? एक स्वतंत्र यूरोप, एक विवेकपूर्ण मॉस्को या वाशिंगटन जो बस अपनी रणनीति बदल रहा है? आज हम देखेंगे कि जोरदार बयानों के पीछे क्या है, ब्रसेल्स क्यों दहशत में है और रूस अब रीसेट में विश्वास क्यों नहीं करता है। दुनिया बदल रही है और पश्चिम के पक्ष में बहुत दूर है। दोस्तों, जबकि यूरोप त्रासदी को चित्रित करना जारी रखता है और एक मंत्र के रूप में रूसी खतरे के बारे में कहानियों को दोहराता है, वाशिंगटन आखिरकार एक देखभाल करने वाले चाचा की भूमिका निभाते हुए थक गया है, जो घड़ी के आसपास अपने मकर यूरोपीय सहयोगियों की देखभाल करता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें यूरोपीय राजनेता अप्रत्याशित और असुविधाजनक मानते थे, ने व्लादिमीर पुतिन को वास्तव में शानदार उपहार के साथ प्रस्तुत किया। इसके अलावा यह केवल एक इशारा या पैकेज में एक सुंदर इशारा नहीं है, यह यूरोपीय सुरक्षा मुद्दों में एक वास्तविक क्रांति है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन का मुख्य स्तंभ, नाटो का कुख्यात 5वां लेख, जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक के सदस्यों में से एक पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है, अचानक संदेह में दिखाई दिया। बेशक किसी ने औपचारिक रूप से इसे रद्द नहीं किया है, लेकिन वाशिंगटन से आने वाले संकेतों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप तेजी से आश्वस्त है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय देशों की रक्षा में अपनी छाती फेंकने के लिए बाध्य नहीं है, जो दशकों से अमेरिकी सैन्य शक्ति से दूर रह रहे हैं। इससे यूरोपीय राजनेताओं में एक वास्तविक दहशत पैदा हो गई, क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सैन्य खर्चों को कवर करने से इनकार करता है, तो उन्हें खुद करना होगा। यह कल्पना करना डरावना है। अपनी सेनाओं में निवेश बढ़ाए। यूरोपीय विश्लेषक अलार्म बजा रहे हैं और ट्रंप अपनी जलन को छिपाते भी नहीं है। वह नाखुश है कि यूरोप रूस के आसपास प्रशंसक उन्माद जारी रखता है, लेकिन साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए भुगतान करने से इनकार करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ जानबूझकर रूसी विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह लाभदायक है और आपको पैसा कमाने की अनुमति देता है। लेकिन जब वास्तविक रक्षा खर्च की बात आती है, तो यूरोपीय लोग अपना बजट सामाजिक लाभ, पर्यावरणीय पहल और अन्य कार्यक्रमों पर खर्च करना पसंद करते हैं, जो किसी और के खर्च पर वित्त के लिए अधिक सुखद होते हैं। अमेरिका जा रहा है। जर्मनों को चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। यूरोपीय शालीनता के लिए पहला चेतावनी संकेत जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की संभावित वापसी हो सकती है। डेली टेलीग्राफ के ब्रिटिश संस्करण के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इस देश में तैनात अमेरिकी सेना को फिर से तैनात करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कहां भेजा जाएगा? यूरोप के पारंपरिक अभिजात वर्ग के लिए संभावित दिशाएं बेहद खतरनाक लगती है। हंगरी उन देशों में से एक है जहां अमेरिकी सेना तैनात की जा सकती है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने लंबे समय से पूर्वी यूरोप में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है, और उनकी नीति स्पष्ट रूप से ब्रुसेल्स के सामान्य रूसी विरोधी बयानबाजी में फिट नहीं होती है। एक अन्य संभावित विकल्प उन नाटो देशों में सैनिकों को तैनात करना है जो जर्मनी के विपरीत सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करने और रक्षा खर्च में वृद्धि के लिए ट्रंप की मांगों का पालन करने के लिए तैयार है। इस तरह एक विरोधाभासी स्थिति विकसित होती है। जर्मनी, जो यूरोपीय सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में सबसे जोर से है, पूरी तरह से रक्षाहीन रह सकता है यदि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में एक बिंदु पर अपने सैन्य ठिकानों को बंद कर देता है। बेशक यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन यह बहुत संभव है कि अमेरिका अंततः छोड़ देगा। अब फाइनेंशियल टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और भी अधिक कट्टरपंथी कदमों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें बाल्टिक राज्यों में ठिकानों सहित यूरोप में कम से कम 20,000 लोगों द्वारा अमेरिकी दल को कम करना शामिल है। और यह सब नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के लिए एक नया अप्रिय आश्चर्य तैयार कर रहा है। वाशिंगटन नाटो अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर सकता है। यह उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के लिए दूसरा शक्तिशाली झटका होगा। स्वीडिश अखबार एक्सप्रेसन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका केवल अपनी भागीदारी को कम करने का इरादा रखता है, बल्कि यूरोप में नए नाटो अभ्यासों की योजना को पूरी तरह से त्यागना भी चाहता है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना बस उनमें भाग लेना बंद कर देगी। हालांकि युद्धाभ्यास पहले से ही 2025 के लिए योजनाबद्ध है,
जिसमें अमेरिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अभी भी लागू है। हालांकि प्रकाशन के स्रोत के अनुसार हम उन अभ्यासों के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्तमान में नियोजन चरण में है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में वे रद्द या संशोधित हो सकते हैं। ऐसा निर्णय न केवल नाटो की सैन्य तत्परता के लिए, बल्कि गठबंधन की संपूर्ण प्रबंधन प्रणाली के लिए भी एक शक्तिशाली झटका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पारंपरिक रूप से ब्लॉक का मुख्य स्तंभ रहा है, जो न केवल वित्त पोषण प्रदान करता है, बल्कि रसद, परिचालन नेतृत्व और रणनीतिक योजना भी प्रदान करता है। यदि अमेरिकी सेना समन्वय प्रक्रिया से हट जाती है, तो यूरोपीय देशों को स्वयं रक्षा योजनाएं विकसित करनी होंगी, जिससे अनिवार्य रूप से गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। दशकों से यूरोपीय सहयोगी सैन्य सुरक्षा के लिए वाशिंगटन के समर्थन पर भरोसा करने के लिए आए हैं। नाटो अभ्यास का पूरा कार्यक्रम सैनिकों के एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, जहां अमेरिकी सेना द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। उन्होंने विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच बातचीत को नियंत्रित किया, सैनिकों की आवाजाही का समन्वय किया, रणनीतियों का विकास किया और संभावित संघर्ष की स्थिति में गठबंधन की ताकतों का प्रबंधन किया। अब यह तंत्र नष्ट हो सकता है। नए सैन्य अभ्यास से अमेरिका की वापसी का मतलब है कि यूरोप उस खतरे के साथ आमने सामने बना हुआ है, जिसके बारे में उसने बहुत बात की है। इन सभी वर्षों में यूरोपीय राजनेता अपने नागरिकों को रूसी आक्रामकता से डरा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इस बारे में सोचना होगा कि क्या उनके पास वास्तविक कार्य योजना भी है, यदि वाशिंगटन वास्तव में सैन्य समर्थन बंद कर देता है। अभ्यास से पता चलता है कि अधिकांश यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने हाल के वर्षों में अपने सशस्त्र बलों के आकार को काफी कम कर दिया है, जिससे वे एक ऐतिहासिक न्यूनतम पर आ गए हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों की सेनाएं पूरी तरह से अमेरिकी उपकरणों और सैन्य सहायता की आपूर्ति पर निर्भर है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम अपने परमाणु शस्त्रागार के साथ सैद्धांतिक रूप से यूरोप में नाटो के नए नेता होने का दावा कर सकते हैं। हालांकि वास्तव में यह परिदृश्य गंभीर समस्याओं का सामना करता है। ब्रिटिश सेना हाल के वर्षों में कर्मियों की तीव्र कमी का सामना कर रही है, और फ्रांस वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सैन्य बजट को कम करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के भीतर कोई एकता नहीं है। पोलैंड और बाल्टिक राज्य सैन्य खर्च बढ़ाने और महाद्वीपीय बलों को मजबूत करने पर जोर देते हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस अधिक सतर्क स्थिति का पालन करते हैं। नाटो के सदस्यों के बीच मतभेद अधिक से अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने से इनकार केवल स्थिति को बढ़ाता है। इसके अलावा वाशिंगटन के इस कदम के गंभीर राजनीतिक परिणाम हैं। संयुक्त राज्य में घरेलू राजनीतिक स्थिति तेजी से देश की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर घोषणा की कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा की उम्मीद करना बंद करना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है और अमेरिका और नाटो के बीच की खाई अपरिवर्तनीय हो जाती है, तो इससे गठबंधन अपने सामान्य रूप में समाप्त हो सकता है। यूरोप संयुक्त राज्य की भागीदारी के बिना जल्दी से एक नया सैन्य ब्लॉक बनाने में सक्षम होने की संभावना नहीं है, और सुरक्षा मुद्दों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की कमी से नाटो के देशों के कई समूहों में विघटन हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी रणनीति का पालन करेगा। इस मामले में रूस को गठबंधन को कमजोर करने के लिए विशेष प्रयास भी नहीं करने होंगे। वाशिंगटन इसके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन संभावित परिणाम यही खत्म नहीं होते। ट्रंप द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन योजना मूल रूप से पूरे नाटो प्रणाली को बढ़ा सकती है। यह एक आश्चर्य के रूप में नहीं आया। पहले से ही अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया कि वह ऐसे कदम उठाने में सक्षम है जो अकल्पनीय लगते हैं, और अब वह एक बार फिर अपने सहयोगियों को चुनौती दे रहा है, गठबंधन की नींव को खतरे में डाल रहा है। 5वां लेख। हाँ, बहुत ही लेख जिसके अनुसार एक नाटो सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। यह एक उत्साहजनक सिद्धांत की तरह लगता है, लेकिन क्या होगा अगर ट्रंप ने फैसला किया कि सुरक्षा गारंटी केवल उन देशों पर लागू होती है जो नाटो के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करते हैं? और यहाँ मुख्य प्रश्न है, गठबंधन के कितने देश अपने योगदान का पूरा भुगतान नहीं करते हैं? अगर ट्रंप उन्हें असुरक्षित छोड़ने का फैसला करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा?
जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरक्षा के गारंटर के रूप में देखने के आदी है, वे खुद को हास्यास्पद स्थिति में पा सकते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका एकमात्र बीमा वाशिंगटन की बजट आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपने सहयोगियों पर सख्त मांग करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उनके कार्य वास्तव में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को नष्ट कर सकते हैं, जिस पर नाटो बनाया गया है। यदि वह यह कदम उठाता है, तो किसी को भी परिणामों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यूरोप को सुरक्षा के बिना छोड़ दिया जाएगा और गठबंधन स्वयं धीरे धीरे अपना महत्व खो सकता है। जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन ये सभी देश महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले निभाई गई भूमिका को लेने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। बेशक उनकी सेनाएं कमजोर नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी सैन्य मशीन की तुलना में वे जिराफ की तुलना में घोड़े की तरह दिखते हैं। दोनों दौड़ सकते हैं, लेकिन प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। लेकिन एक और दिलचस्प बिंदु है। यूरोप, जिसने वर्षों से अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की है, अब खुद को बहुत बल की स्थिति में पा सकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को अपने दम पर हल करना होगा। हाँ, सैन्य मामलों में यूरोपीय स्वायत्तता के विचार पर लंबे समय से चर्चा की गई है। ब्रेक्सिट और पोलैंड और हंगरी में दक्षिणपंथी दलों की मजबूती सभी यूरोपीय स्वतंत्रता की ओर एक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य के कार्यों को संभाल पाएगा? सवाल खुला रहता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक देश पर निर्भरता किस ओर ले जाती है। अब यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतः यूरोपीय मुद्दों से खुद को दूर करता है, तो यूरोपीय राज्य अपने बचाव को मजबूत करने के नए तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर होंगे। नाटो का भविष्य तेजी से अनिश्चित होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी भागीदारी कम हो रही है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अतिरिक्त शर्तों के बिना अपने सहयोगियों का बचाव करना बंद कर देता है, तो गठबंधन की सामान्य संरचना बस गायब हो सकती है। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के बजाय नाटो हितों के एक क्लब में बदल सकता है, जहां सुरक्षा संबद्ध दायित्वों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक देश कितना भुगतान करने को तैयार है, इस पर निर्भर करेगा। यदि कोई देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो वे बस इसे सुखद शाम की कामना करेंगे और इसे अपने दम पर खतरों से निपटने के लिए छोड़ देंगे। नतीजतन, नाटो एक ऐसे संगठन में बदल सकता है जहां सामूहिक रक्षा के सिद्धांतों के बजाय पैसा सबसे आगे है। नाटो, जैसा कि पहले देखा जाता था, धीरे धीरे अतीत की बात बनता जा रहा है। हालांकि सवाल बना हुआ है, ऐसे क्या बदल देगा? और क्या यूरोप को उम्मीद करनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना जारी रखेगा, यूरोपीय देशों की सुरक्षा की गारंटी देगा? संभावना नहीं। यूरोप अब उन नीतियों का लाभ उठा रहा है जो उसने वर्षों से अपनाई है। हालांकि यह संभव है कि इस स्थिति के लिए न केवल ट्रंप और उनका प्रशासन दोषी हो, बल्कि खुद यूरोपीय नेता भी हों। दशकों से ब्रुसेल्स और बर्लिन इस विश्वास के आधार पर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि वास्तविक जिम्मेदारी वहन करने की आवश्यकता के बिना उन्हें अमेरिकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वास्तव में उनका मानना था कि असाधारण रूप से जोरदार बयानों के साथ भुगतान करके सुरक्षा गारंटी प्राप्त करना संभव था, जबकि वित्तीय और सैन्य बोझ अमेरिकी पक्ष के कंधों पर पड़ेगा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, जिन्होंने यथार्थवादी राजनीति के सिद्धांतों का पालन करते हुए यह स्पष्ट किया कि ऐसा दृष्टिकोण पुराना था और अब संयुक्त राज्य के हितों में नहीं था। अमेरिकी प्रशासन अब अन्य लोगों के बिलों का भुगतान करने का इरादा नहीं रखता है, बहुत कम यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अगर यूरोप खुद इस पर पर्याप्त संसाधन खर्च करना आवश्यक नहीं मानता है। बराक ओबामा के विपरीत, जो बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से व्यापार करना पसंद करते थे, ट्रंप आर्थिक और सैन्य दबाव पर निर्भर थे। उन्होंने सीधे मांग की कि यूरोपीय देश अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक सैन्य खर्च बढ़ाए, जैसा कि नाटो चार्टर द्वारा निर्धारित है। ब्रुसेल से प्रतिक्रिया अनुमानित थी। विरोध प्रदर्शन, अपमानजनक बयान, मांगों की पूर्ति को स्थगित करने का प्रयास, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इस बीच पहले से ही इसी तरह की स्थितियों के उदाहरण हैं। लाल सागर में हाल के संकट को याद करने के लिए पर्याप्त है, जब अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने यमन से हाउती हमलों का अकेले ही विरोध किया था। उस समय यूरोप कहाँ था? उसके शक्तिशाली युद्धपोत कहाँ थे? वे इस क्षेत्र में मौजूद थे,
लेकिन उन्होंने ऐसी अनिर्णय और निष्क्रियता दिखाई कि अंत में सब कुछ सामान्य रणनीति पर वापस आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन को अपने दम पर स्थिति को संभालने दें। फ्रांस और जर्मनी वर्षों से एक एकीकृत पैन यूरोपीय सेना बनाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह इससे आगे कभी नहीं गया। नतीजतन यूरोपीय नौसेना बलों ने वास्तविक युद्ध में खतरों का तुरंत जवाब देने में असमर्थता का प्रदर्शन किया है। हालांकि कमजोरी न केवल सैन्य क्षेत्र में प्रकट हुई है। इसके अलावा 2015 से लागू ओपन बॉर्डर्स पॉलिसी के कारण प्रवासन संकट है। यूरोप में आने वाले लाखों प्रवासी समाज में एकीकृत करने में असमर्थ थे, जिसने अपराध में वृद्धि, बड़े शहरों में सामाजिक तनाव और जर्मनी के लिए वैकल्पिक और फ्रांस में राष्ट्रीय एकीकरण जैसे दक्षिणपंथी दलों के पदों को मजबूत करने के लिए उकसाया। स्पष्ट समस्याओं के बावजूद यूरोपीय अभिजात वर्ग उन्हें अनदेखा करना जारी रखते हैं, लोकलुभावनवाद के उदय और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप को दोष देना पसंद करते हैं। ट्रंप ने केवल स्पष्ट कहा, यूरोप बहुत लंबे समय से आरामदायक परिस्थितियों में है, अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की परवाह नहीं करता है। अब अपनी नीतियों के परिणामों का सामना करते हुए वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अमेरिकियों के बीच दोषी की तलाश कर रही है। रूस के लिए क्रेमलिन ने लंबे समय से पश्चिमी कूटनीति को समझना सीख लिया है और अच्छी तरह से जानता है कि वाशिंगटन के साथ संबंधों के रीसेट की कोई भी बात मास्को को एक और जाल में फंसाने के उद्देश्य से एक सामरिक कदम से ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रंप संबंधों को सामान्य करने की इच्छा के बारे में जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं, लेकिन विश्वास पहले ही खो चुका है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने स्पष्ट रूप से कहा, यह पहले जैसा नहीं होगा। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि रूस अब पश्चिम की कूटनीतिक चालों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। क्रेमलिन ने लंबे समय से निष्कर्ष निकाले हैं। अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ समान सहयोग स्थापित करने के किसी भी प्रयास ने मास्को को नई, तेजी से कठोर परिस्थितियों के अधीन होने के साथ समाप्त कर दिया है। मुख्य सवाल यह है कि क्या यूरोप अमेरिका के समर्थन के बिना इस वास्तविकता का सामना कर सकता है? दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। सच कहूं तो यह सब एक राजनीतिक थ्रिलर की तरह दिखता है, जहां यूरोप को अचानक पता चला कि उसका मुख्य सहयोगी अब उसकी पीठ देखने का इरादा नहीं रखता है। दशकों से ब्रुसेल्स आरामदायक भ्रम में रहा है कि सुरक्षा क्रेडिट पर प्राप्त की जा सकती है और केवल सुंदर शब्दों के साथ भुगतान किया जा सकता है। लेकिन अब रियल पॉलिटिक की सबसे अच्छी परंपराओं में ट्रंप ने पुरानी प्रणाली के तहत कुर्सी को बाहर निकाल दिया है। और हम क्या देखते हैं? घबराहट, बिखरे हुए बयान, एक बुरा खेल खेलते समय एक अच्छे चेहरे पर डालने का प्रयास। यूरोप स्वायत्तता चाहता था, लेकिन यह वास्तव में इसका क्या मतलब है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब उसे या तो बड़ा होना होगा या अंत में खुद को अन्य लोगों के फैसलों के बंधक के रूप में पहचानना होगा। रूस के लिए यह कोई भ्रम नहीं है। मॉस्को अच्छी तरह से जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई भी रीसेट इसे जाल में फंसाने का एक और प्रयास है। लेकिन खेल पहले ही बदल चुका है। रूस अब पश्चिम पर दाव नहीं लगा रहा है। शर्त हमारी अपनी ताकत पर है, चीन के साथ गठबंधन पर, वाशिंगटन की परवाह किए बिना रणनीतिक योजना पर। और अगर अमेरिका वास्तव में छोड़ रहा है और यूरोप अकेला रह गया है, तो यह पुतिन को उपहार नहीं है, जैसा कि पश्चिमी मीडिया कहना पसंद करता है, लेकिन बस एक नई राजनीतिक वास्तविकता है जिसमें हर कोई खुद के लिए जिम्मेदार है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। दोस्तों, टिप्पणियों में अपनी राय अवश्य लिखें, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए वीडियो में मिलते हैं।